हेलो फ्रेंड्स। तो ये जो है सेकंड पार्ट है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का। तो जैसे कि मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि जो है अगर आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं तो उसमें आप लोग जो है वो क्या डिस्कस करते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में बात करते हैं कि ये दो एनर्जी चेंजेस होते हैं। जिसमें कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या है कि जब आप पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ आयनाइजेशन एनर्जी और नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन होता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया तो मैं वापस डिस्कस नहीं कर रहा हूँ उसे। तो क्वेश्चन ये था कि क्या सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बन गया तो फिर क्या आयनिक बॉन्ड बन जाएंगे या और भी कोई एनर्जी चेंजेस होते हैं। तो देखिए, तो ऐसा नहीं है कि जस्ट पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस आपने बना दिए और अब वो जो है आयन जस्ट बन जाएंगे और अब कोई और एनर्जी चेंजेस नहीं होते। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसके अलावा भी जो है आपके पास क्या है, एक और एनर्जी चेंज होते हैं जिसे कहते हैं लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी, तो ये लैटिस एनर्जी क्या है? तो इसके बारे में समझते हैं थोड़ा। ये देखिए, जब पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन कंबाइन करते हैं तो हमारा एक आयनिक बॉन्ड बनता है, या फिर मान लीजिए कि Na प्लस और Cl माइनस, ये कंबाइन करके क्या बनाएगा, NaCl। ठीक है, तो जब रिक्विजिट नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस कंबाइन करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड फॉर्म होने में जितना एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है, तो उसे ही आप क्या कहते हैं, लैटिस एनर्जी। ठीक है, तो लैटिस एनर्जी क्या है? एनर्जी रिलीज्ड व्हेन रिक्विजिट नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस combine to form 1 mole of ionic compound। ठीक है, तो ये लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी क्या है? तो एनर्जी रिलीज्ड व्हेन रिक्विजिट नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस कंबाइन टू फॉर्म 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड। जैसे कि NaCl का अगर देखते हैं तो अगर एक जो है, अगर हम लोग देखते हैं तो Na प्लस और Cl माइनस कंबाइन करता है, उसी तरह से MgCl2 होता है ना, 1 Mg है और 2 Cl है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर 1 मोल अगर फॉर्म करना है तो 1 मोल के लिए जितने आपके रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है वो जब कंबाइन करते हैं तो एनर्जी रिलीज होता है, इसे लैटिस एनर्जी कहते हैं। तो अब लैटिस एनर्जी के बारे में जो है मैंने कहा कि काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो अगर लैटिस एनर्जी हायर है, ठीक है, हायर इज द और मोर इज द लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी अगर ज़्यादा होगा तो फिर आप जानते हैं कि ये एनर्जी रिलीज है, तो एनर्जी जितना सिस्टम का रिलीज होता है स्टेबिलिटी उतना बढ़ जाता है। मोर इज द स्टेबिलिटी। ठीक है, मोर इज द स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ व्हाट, स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड का स्टेबिलिटी उतना ही बढ़ जाता है। तो अगर आयनिक बॉन्ड का स्टेबिलिटी बढ़ गया तो क्या उसे आप जो है अगर वाटर में डिसॉल्व करते हैं या उसे डिसोसिएट करना चाहते हैं तो फिर क्या वो इजीली जो है वो बॉन्ड ब्रेक होगा? नहीं होगा, है ना, क्योंकि वो स्टेबल है। ठीक है, तो इस केस में आप क्या देख रहे हैं कि लैटिस एनर्जी जस्ट ज़्यादा होने के कारण उसका जो है आपका वाटर में अगर डिसॉल्व करते हैं, है ना, या आयंस में अगर आप उसको डिसोसिएट करना चाह रहे हैं तो फिर वो डिसोसिएशन में आपको एनर्जी ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोगों ने क्या बात की कि आयनिक बॉन्ड्स जो हैं
उसे वाटर की मैंने बात की कि वाटर में डिजॉल्व करते हैं। तो देखिए आयनिक बॉन्ड्स जो हैं वो क्या है, किस सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं? तो एक केमिस्ट्री का फेमस सही है क्या कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, जो जैसा होता है वो उसी के साथ घुलता मिलता है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आयनिक बॉन्ड होंगे, जो भी आयनिक कंपाउंड्स होंगे, वो पोलर सॉल्वेंट्स में डिजॉल्व होंगे, ठीक है। और जो नॉन आयनिक सब्सटेंसेस होंगे, कंपाउंड्स होंगे, वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिजॉल्व होते हैं। जैसे कि अगर आप लोगों के हाथों में अगर पेंट लग जाता है तो क्या उसे आप पानी से धोते हैं? नहीं, पानी से आप नहीं धोते हैं उसे। क्या करते हैं? केरोसिन से, है ना, या कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से आप उसे धोते हैं, ठीक है, तभी वो छूटता है। क्यों? क्योंकि वो जो है नॉन पोलर है ना पेंट, तो इसीलिए नॉन पोलर है, तो इसलिए आपको क्या होगा, उसको जो है डिसॉल्व करने के लिए एक नॉन पोलर सॉल्वेंट चाहिए। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आर जनरली नॉन पोलर, ठीक है, तो इसलिए वो आप यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आयनिक कंपाउंड्स हैं जिसमें आयंस हैं, तो फिर उसको डिसॉल्व करने के लिए एक पोलर सॉल्वेंट चाहिए। तो पोलर सॉल्वेंट में क्या होता है कि जैसे कि वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है, यहाँ पे भी क्या होते हैं, पोल डेवलप होते हैं, ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये ब्रेक होता है। लेकिन देखिए इसके पीछे का एक और भी रीज़न है। तो फिजिक्स में अगर आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं, तो जो कूलम्बिक फोर्स है, अगर आप कैलकुलेट करेंगे, तो कूलम्बिक फोर्स जो होता है F इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर जो कहते हैं, तो के जो है वो आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप मीडियम जो है वैक्यूम या एयर की जगह पे अगर वाटर लेते हैं, तो फिर फोर्स में क्या चेंजेस आएंगे? तो फोर्स देखिए आपका क्या होता है, तो एक टर्म आता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका डिनोमिनेटर में होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको कि रिलेटिव परमिटिविटी भी कहा जाता है सिस्टम का, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का बहुत ही हाई होता है, 80 होता है। तो जैसे ही आप आयनिक कंपाउंड्स को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो वो क्या करता है कि जो आयंस के बीच लगने वाले जो फोर्स है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसको क्या करता है 1/80 टाइम्स वीक कर देता है, जिसके कारण ये जो है आयंस जो हैं वो इजीली सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, उनके बीच फोर्स डिक्रीज होने के कारण। तो इस कारण जो है ये है। तो चलिए वो थोड़ा फिजिक्स में हम लोग चले गए थे। तो एक्चुअली ये रीज़न होता है एक। तो हम लोगों ने देखा ये, अभी डिसोल्यूशन की बात कर रहे थे। तो अगर हम लोग जो है आयनिक कंपाउंड्स को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो फिर क्या वहाँ भी एनर्जी चेंजेस होते हैं? और अगर एनर्जी चेंजेस होते हैं, तो फिर उसे हम क्या कहते हैं? तो देखिए उसे हम लोग कहेंगे क्या कि एनर्जी जो है हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। तो उसे हम हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है उसके बाद जो है देखने जा रहे हैं, ठीक है, आगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो आप जैसे कि कह रहे थे कि जो हाइड्रेशन एनर्जी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, तो देखिए हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है कि जब व्हेन आयंस ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड combines with the solvent, then energy is released and that energy is called hydration energy, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए हम लोग अभी देखते हैं आगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको कि शॉर्ट में VBT भी कहा जाता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है इसे किसने दिया था, सबसे पहले प्रपोज किया था? तो देखिए पॉलिंग एंड लंदन ने, ठीक है, इन्होंने जो है ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दिया था। तो चलिए हम लोग जो है देखते हैं कि इसमें इन्होंने क्या कहा था। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो क्या कहते हैं हमारा, तो ये जो है एक्चुअली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोवैलेंट बॉन्ड्स के लिए है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आपका क्या है कि अ कोवैलेंट बॉन्ड इज formed by partial overlap
of half filled atomic orbitals है। तो एक कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो बनता है कैसे, तो बाय पार्शियल ओवरलैप ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। आप लोगों ने एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में ऑलरेडी एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में आप जानते हैं कि एस ऑर्बिटल एस है ऑर्बिटल्स हैं, है ना, पी ऑर्बिटल्स हैं, डी ऑर्बिटल्स हैं। तो ये क्या होते हैं, ये आपस में ओवरलैप करते हैं और ओवरलैप के कारण जो है आपका एक कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ठीक है बॉन्ड बन गया, तो बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या है, किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो देखिए जितना एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा आपका स्ट्रेंथ होगा। अगर बहुत ही कम ओवरलैपिंग होगा तो स्ट्रेंथ क्या होगा, वीक होगा। और ओवरलैपिंग जो है अगर उसका एक्सटेंट ज़्यादा है तो फिर बॉन्ड भी स्ट्रांग होगा। तो बस यही है कि स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डिपेंड्स ऑन extent of overlap, extent of overlap, ठीक है। तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप पे भी आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये स्ट्रेंथ पे डिपेंड कर रहा है। और फिर थर्ड पॉइंट क्या है कि और किस चीज़ पे आप जो है इसका स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड को डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए वो डिफाइन होता है आपका कि इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। तो जो आपका पार्टिसिपेटिंग एटम्स हैं, ठीक है, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स का जो है आपका क्या होता है एक्सचेंज, ठीक है। तो वो एक्सचेंज के कारण एनर्जी रिलीज होते हैं, और रिलीज होने के कारण क्या होगा, अगर एनर्जी रिलीज होती है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाता है, ठीक है। तो stability is explained in terms of exchange of electrons between participating एटम्स। तो पार्टिसिपेटिंग एटम्स के बीच जो है इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज भी होते हैं। एक्चुअली ये जो है आपके ऑर्बिटल्स में ये हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका जब इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज होते हैं तो एक इसके कारण क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। तो अगर एनर्जी रिलीज होगा तो फिर क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएंगे। तो ड्यू टू exchange of electrons energy is released and hence stability increases। तो इसके कारण जो है आपका स्टेबिलिटी इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ये थर्ड पॉइंट हुआ। तो स्टेबिलिटी जो है वो एक तो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के जो है उसके बेसिस पे डिसाइड जो है हम लोग जो है प्रेडिक्ट करते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो हम लोगों ने बताया था कि ये जो है बॉन्ड जो है पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो आपका जो है इसके बाद का पॉइंट्स क्या है कि ठीक है, सो ड्यू टू overlapping
of atomic orbitals and pairing of electrons। तो अगर ओवरलैपिंग होता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का और इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग होता है तो एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है, एनर्जी रिलीज होता है और इसके कारण क्या होगा, एंड हेंस स्टेबिलिटी, एंड हेंस, ठीक है, है ना, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये आपका स्टेबिलिटी इंक्रीज होता है। फिर हम लोग आते हैं कि जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ते आया है कि जो है वैलेंसी क्या होता है। तो शुरू से पढ़ाया यही गया था कि एक्चुअली क्या है कि आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो या तो वो होंगे या फिर वैलेंसी को डिफाइन किया जाता है कंबाइनिंग कैपेसिटी से, या फिर इस तरह से कहा जाता है कि वैलेंसी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टेड और डोनेटेड, है ना। तो ये इसी के टर्म्स में होता है। लेकिन आइए हम लोग ऑर्बिटल कंसेप्ट जानते हैं कि वैलेंसी का क्या है। तो वैलेंसी किस तरह से दिया जाता है, तो ऑर्बिटल कंसेप्ट में जो है वैलेंसी आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स उसी से दिया जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो है बॉन्ड बनता है, तो बॉन्ड कैसे बनता है, हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स के पेयरिंग हो जाते हैं। ठीक है, तो जितने अनपेयर्ड हैं उसी का तो पेयरिंग होगा। ठीक है, तो वैलेंसी is given by number of unpaired electrons in the atomic orbital। तो एटॉमिक ऑर्बिटल में जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके बेसिस पे क्या होगा, आपका वैलेंसी दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर जो है आपका मान लिया जाए पी ऑर्बिटल्स हम देखते हैं तो पी में 3 ऑर्बिटल हैं। तो यहाँ पे अगर जो है अनपेयर्ड जो है आपका ये इस तरह से अनपेयर्ड रहा तो जो ओवरलैप होगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ओवरलैप करेंगे। ठीक है, तो ये जो है पेयर करेंगे। और पेयरिंग जो होता है ये याद रखना है कि पेयरिंग जो है ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस between the two pairing of electron takes place in which the two electrons should have opposite spin। ठीक है, तो ये आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हो गया। इसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम लोगों ने देखा। हम लोग अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग कौन कौन से होते हैं। तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्या है, तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, तो इसमें जो है आपका कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स या फिर आप जो है मैं क्लियरली लिख दूँ टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड्स जो हैं वो एक तो होता है सिग्मा, सिग्मा जिससे कि आप ऐसे दिखाते हैं सिग्मा बॉन्ड, और दूसरा जो होता है वो होता है पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। तो आइए देखते हैं हम लोग सिग्मा बॉन्ड क्या होता है। तो देखिए सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो आपका क्या होता है, एंड टू एंड ओवरलैप होता है। ठीक है, एंड टू एंड अगर जो होता है ओवरलैप, या फिर जैसे कहते हैं कि हेड ऑन, अगर आप किसी चीज़ को कहते हैं कि भाई हेड ऑन कोलिजन हो रहा है ना, जैसे अगर बॉल्स का तो डायरेक्ट, तो उस तरह का आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे भी आपका डायरेक्ट एंड टू एंड ओवरलैप होगा। तो देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड is formed by
एंड टू एंड overlap of atomic orbitals. एटॉमिक ऑर्बिटल्स का एंड टू एंड ओवरलैप होगा तो आपका सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो देखिए, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि एस ऑर्बिटल्स की, तो एस ऑर्बिटल्स का शेप क्या है? स्फेरिकल। ठीक है, तो अगर दो एस ऑर्बिटल्स इस तरह से ओवरलैप करते हैं एंड टू एंड, ठीक है, तो ये जो है आपका सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर हम पी ऑर्बिटल्स की बात करें, ठीक है, तो पी ऑर्बिटल्स आप लोग जानते हैं किस शेप का होता है? डम्बल शेप का होता है। तो देखिए, ये है आपका एक पी ऑर्बिटल, ठीक है, और दूसरा आपका पी ऑर्बिटल। तो ये है आपका एंड टू एंड ओवरलैप। तो इस तरह से आपके अगर ये ओवरलैप हो रहे हैं तो ये आपका सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दूसरा पाई बॉन्ड। देखिए, पाई बॉन्ड क्या है? तो अभी जो है अगर आपका ये कहते हैं कि ये हेड टू हेड तो है ओवरलैप या एंड टू एंड ओवरलैप है ही, लेकिन यही ऐसा भी हो सकता है कि ये डायरेक्ट एंड टू एंड ओवरलैप ना होकर लैटरल या साइड वे ओवरलैप हो। तो जब जो है ये पाई बॉन्ड के बारे में बात करते हैं तो पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय lateral or sideway overlap of atomic orbitals. लेटरल या साइड वे ओवरलैप के कारण जो है आपका पाई वे बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो अगर हम लोग ये देखें कि जो है एस, तो क्योंकि एस ऑर्बिटल सिमेट्रिक हैं तो इसीलिए इसका क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। लेकिन पी के पास दो चांसेस हैं। क्या है? तो पी ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? 3 होते हैं, है ना? 3 आपके पी ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, तो ये है आपका पी एक्स, है ना, और फिर ये है आपका पी वाई एंड तो ये इसे 2D में दिखाना है इसीलिए मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि ये जेड है और एक्स आपका बिल्कुल जो है बोर्ड के परपेंडिकुलर है। अगर इस तरह से मैंने दिखाया, ठीक है, तो नहीं दिखा सकता था इसलिए। तो आपका जो है ये पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड 3 है आपके पी ऑर्बिटल्स। तो अभी जो है ये तीनों आपस में क्या रहेंगे? परपेंडिकुलर टू ईच अदर 3 एक्सिस में, है ना? तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि जो है अगर दो पी ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं इस तरह से दो एटम्स के, तो इस तरह से अगर ओवरलैप करते हैं, ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका ये साइड वे ओवरलैप होगा। ठीक है, तो ये अगर साइड वे ओवरलैप हो रहे हैं तो फिर जो है इसको आप पाई बॉन्ड कहेंगे। तो देखिए, साइड में ओवरलैप होने के पीछे का ये भी रीज़न होता है कि एक पी जो है वो उसने सिग्मा बॉन्ड बना लिया। ठीक है, अभी जो इसके साथ जो है ये तो पी एक्स था जो इसने बना लिया। अभी यहाँ पे जो है अगर बॉन्ड है दूसरा, ठीक है, तो ये थोड़ा एक्सेजरेटेड है, बड़ा है, तो ये जो है आपका साइड वाले वो आप एक्चुअली में ओवरलैप इस तरह से करते हैं, है ना? उसके पास कोई चांस नहीं है क्योंकि उस ड्यू टू ओरिएंटेशन, क्योंकि एक्स अगर एक्स के अलोंग जो है अगर आपका सिग्मा बॉन्ड बनता है तो वाई और जी क्या करेंगे? वो इसी तरह से ओवरलैप कर सकते हैं अगर ओवरलैप करने वाले हैं तो।
ये जो है आपका साइडवेज या लेटरल ओवरलैप कहलाता है। तो अगर इस तरह से अगर ओवरलैपिंग होगा तो वो पाई बॉन्ड कहलाता है। ठीक है? तो आप लोग समझ गए कि जो है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड ये क्या है। तो अभी जो है अगर मैं कार्बन के एक एग्जांपल लेकर के समझाता हूँ कि कार्बन जो है, तो देखिए कार्बन जो है आपका वहाँ पे अगर मैं दिखाता हूँ तो ये कार्बन जो है वो क्या होता है, टेट्रावैलेंट है। तो सभी अगर सिंगल बॉन्ड है तो सभी सिग्मा बॉन्ड होंगे। ठीक है, सभी आपके सिग्मा बॉन्ड होंगे। ठीक है, लेकिन अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो जाए, ठीक है, तो सिग्मा इज कंपलसरी, सिग्मा बॉन्ड बनेंगे उसके बाद ही पाई बॉन्ड बन सकता है। ठीक है, बिना पाई बॉन्ड के सिग्मा बॉन्ड हो सकते हैं लेकिन बिना सिग्मा के पाई नहीं होते। ठीक है, तो अभी जो है ये सिग्मा हो गया और ये आपका एक पाई हो गया। उसी तरह से अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अगर आपको कहीं पे दिख जाए तो एक तो सिग्मा है अब बाकी दो पाई बॉन्ड्स हैं। ठीक है, और क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे जो है पाई बॉन्ड साइड में ओवरलैप के कारण बन रहा है, तो ओवरलैपिंग का एक्सटेंट कम है तो वो वीक बॉन्ड भी होता है ना? तो आपके जो पाई जो है बॉन्ड जहाँ बने हैं वो साइड्स वीक साइड्स हैं, है ना? तो अगर आपसे ये कहा जाए कि भाई ऐसा है तो आप लोग कहते हैं ना कि भाई दुश्मन के कमजोरी पे हमला करो, लोग यही कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो अगर कोई अटैक करता है तो वो कहाँ पे अटैक करेगा, सिंपली जो वीकेस्ट पॉइंट है ना, और वो पाई बॉन्ड है। तो इसीलिए जब हाइड्रोजन हाइड्रोजनेशन करते हैं, हाइड्रोजन ऐड करते हैं या कुछ एडिशन रिएक्शंस करते हैं तो उसका सबसे पहले प्रिफर्ड साइट होता है वो होता है आपका पाई बॉन्ड को। तो वो पाई बॉन्ड को ब्रेक करके वहाँ जा करके अटैच कर होते हैं, क्योंकि बाकी सिग्मा बॉन्ड्स है जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं। तो आपके जो पूरे के पूरे जो है आपका अगर बोला जाए कि केमिस्ट्री जो है ना, वो आपका कहीं ना कहीं बॉन्डिंग से रिलेटेड है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर जो है आपको केमिस्ट्री अच्छा करना है, हर एक जो है रिएक्शंस को या जो है जो भी आपकी केमिस्ट्री में जो एक्सप्लेनेशंस देने हैं, अगर आपको सही से आपको एक्सप्लेनेशंस देने हैं, समझना है चीज़ों को, तो केमिकल बॉन्डिंग को आपको बहुत स्ट्रांग करना होगा। सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग में अगर आपको पता है, ठीक है, इस तरह से कि कौन से बॉन्ड स्ट्रांग है वीक हैं, है ना, तो इससे कई क्वेश्चंस के आंसर आप दे सकते हैं। और ख़ास करके जब आप ऑर्गेनिक पढ़ने जाएंगे तो वहाँ पे नेम रिएक्शंस और बहुत सारे रिएक्शंस हैं, तो उसका बेस आपका यहाँ से ही मिलता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप जो है इसे बहुत ध्यान से अच्छे से पढ़िए। मैं बहुत डिटेल में बताने जा रहा हूँ इसे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा होगा कि वो कौन से फैक्टर्स है जो बॉन्ड लेंथ को डिसाइड करते हैं, है ना, और बॉन्ड स्ट्रेंथ को डिसाइड करते हैं, है ना। तो वो चीज़ जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आप जो है वीडियो में बने रहें और हमारे जो है अगर जिन लोगों ने पिछले वीडियो को मिस कर दिया वो पहले देख लें और उसके बाद आप जो है इसे देखें तो आपको और भी समझ में आएगा, वहाँ बहुत ही फंडामेंटल्स हैं। तो इसी तरह से आप लोग वीडियो में बने रहें और थैंक यू।